नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कृषि और पशुपालन पिछले 20 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित एक रिवीजन श्रृंखला। आपको बताना चाहता हूं, ये वीडियोस पहले से आईएएस प्रेप एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए हैं। कुछ प्रश्न आपको इसमें ऐसे मिल सकते हैं क्योंकि पहले रिकॉर्ड हो चुके हैं, आउटडेटेड हो, थोड़ा सा हो सकता है आंकड़े चेंज हो। मैंने एक बार सरसरी निगाह से इसको देखा है, बहुत कुछ हमको नहीं लगा, लेकिन कुछ एक हो सकते हैं, उनको अपडेट कर लीजिएगा। बाकी जो ट्रेडिशनल प्रश्न हैं 98% इसमें ऐसे ही प्रश्न हैं जो बार बार वैसे ही पूछे जाते हैं, तो उनको ऐसे ही देख लीजिएगा। ये जो वीडियो है ये पहले 4 एपिसोड बनाए गए थे, उनका एक कंप्लीशन है, उसको कंपाइल करके यहाँ पर दिया जा रहा है, तो एक साथ में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसको आप एक बार रिवाइज करके तब जाएंगे तो आसानी से आपका जो पूछा गया प्रश्न है पहले या जो नया बनेगा भी वो प्रश्न हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू से अंत तक इसको ऐसे रिवाइज करते जाते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है। पूछा गया प्रश्न है नील हरित शैवाल। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा क्षेत्र कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। तो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत, ये विकल्प आपको अगर मिलेगा तो इसी को टिक करना है। महाराष्ट्र में कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। ये कपास है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। ये गुजरात है। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में क्या हो, पाला गिर जाए। पाला अगर पड़ने लगता है तो उसमें शर्करा की मात्रा घट जाती है। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो चीनी के अग्रणी उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, द्वितीय उत्तर प्रदेश है और तृतीय स्थान पर कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश ध्यान रखिएगा, द्वितीय स्थान है, प्रथम मत मारिएगा इसको। अगला प्रश्न है, कौन अनाज के दानों का उत्पाद है। तो ये ओटमील। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही है। और भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। सोयाबीन के दाने में तेल की मात्रा कितनी होती है। तो ये 20 से 22% होती है, ध्यान रखिएगा। भारत में किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है। तो ये राज्य है कर्नाटक। यहाँ पर कहवा, रबड़ और तंबाकू तीनों की खेती होती है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किस चीज का, दाल का। दालों का ये सर्वश्रेष्ठ उत्पादक है और उपभोक्ता भी है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये असम टिक करिएगा। यहाँ पे कुछ आंकड़ों पे जो प्रश्न है, अगर किसी के पास ऐसे आंकड़े मिलते हैं किसी को कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं या इससे अपडेट हो गया है, तो उनको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो अपडेट रहता है उतना ही डिस्कशन किया जा सकता है। कभी कभी ये आंकड़े अपडेट होने से रह जाते हैं, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आईएएस एक परिवार है जिसमें आप सबकी मदद की ज़रूरत है। अरहर का जन्मस्थान भारतवर्ष है। लौंग की खेती केरल में होती है। अगर इसमें 4 राज्य दिए होंगे तो इसमें केरल आप टिक करिएगा। भारत में तंबाकू के सबसे बड़े उत्पादक 2 राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश। कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं। मोटे अनाज तथा चावल ये निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत ही होते हैं। धान, बरसीम, गेहूं एवं मूंगफली की फसलों में जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। तो किस में होती है। तो इन सब में मूंगफली की फसल में सबसे ज़्यादा होती है। मूंगफली ध्यान रखिएगा, जिप्सम की अधिक मात्रा इसके लिए आवश्यक होती है। निम्नलिखित मसालों में भारत किन का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें काली मिर्च का और अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। सही है ये कथन, दालों की कमी है लेकिन प्रोटीन की नहीं। तो और दालों की मांग की वरीयता है, तो इसमें आप ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये आप टिक करेंगे अगर फिर से पूछा जाता है। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम आपको पता होगा। इनको भारत में श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन से संबंधित है उसका जनक कहा जाता है। जया, पद्मा एवं कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्में हैं। तो ये तीनों धान की उन्नत किस्में हैं। एक फसली कृषि विशेषता है व्यापारिक अन्य कृषि की। एक फसली कृषि विशेषता है व्यापारिक अन्य कृषि की। अगला प्रश्न है, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है। तो काला सोना काली मिर्च को कहा जाता है। स्टॉक फार्मिंग है पशुओं का प्रजनन। दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन है। तो ये भारत है। ये प्रश्न अभी ऊपर भी हो चुका है।
कोई भी प्रश्न रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छूटे ना। अगर कोई प्रश्न ऐसा होता है कि छूट जाता है तो उससे समस्या होती है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है तो कुफरी चिपसौना। कुफरी चिपसौना जो है ये आलू कुफरी चिपसौना टू की बात यहाँ पर हो रही है। टू, कई कुफरी चिपसौना है, उसमें टू की बात हो रही है। ये आलू की प्रसंस्करण के लिए सबसे अच्छी किस्म है, चिप्स बनाए जाते हैं इससे। कुफरी कहाँ है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। इसमें सुमेलन सही करके दिया हुआ है। पूछे गए प्रश्न है अरहर, ये बहार इसकी किस्म है। अलसी की नीलम किस्म है। चंद्रा किस्म है मूंगफली की। और मसूर है पंत L406। पंत L406 आपसे पूछा जाए तो ये मसूर की किस्म है। वरुणा सरसों की किस्म है ना। ललित एक उन्नत किस्म किसकी है, आम, अमरूद, ऐसे प्रश्न दे देगा, आंवला भी दे सकता है, तो आप ललित को याद रखेंगे, ये अमरूद की है। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति क्या है, तो ये अल्फांजो है, ये पसंदीदा प्रजाति है एक्सपोर्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, तो पंतनगर में हुई थी। पहले ये उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, इस समय ये उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये मैसूर में स्थित है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित की जाती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, उसी में प्रकाशित होती है। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन है, तो ये जया है। और भारत में जूट उद्योग प्रमुखता कहाँ पर केंद्रित है, तो ये पश्चिम बंगाल में केंद्रित है जूट उद्योग। अरहर का जन्म स्थान भारतवर्ष है। एक बार ये और भी प्रश्न हो चुका है। गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है, तो ये मध्यम ताप होनी चाहिए और मध्यम वर्षा होनी चाहिए। और किस समूह की फसलें नकदी हैं, अगला प्रश्न। कपास, गन्ना, केला, जूट, ये सब नकदी फसलें ही तो हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति किस फसल के उत्पादन में की है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप बेशक गेहूं टिक करिएगा। फलीदार पौधों में कौन सा पैट्रोपादप है, तो करेज, ये जो है करेज विकल्प में रहेगा, तो ये है पैट्रोपादप। पैट्रोपादप क्या होते हैं, इसको अगर कोई भी बताएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा हो और 25 सेंटीमीटर से ऊपर ताप। चावल की खेती में जल की बहुत ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होती है, 100 सेंटीमीटर से ऊपर की वर्षा, और टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, तो खेती के क्षेत्र के हिसाब से देखें तो चावल ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल है। मक्का की पत्तियों में शीर्ष का सफ़ेद होना, शीर्ष सफ़ेद हो जाता है, किस तत्व की कमी से होता है, तो ये जिंक की कमी, Zn की कमी से होता है। भारत में चावल की कटोरे का क्षेत्र का नाम बताइए, तो चावल का कटोरा जो कहा जाता है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, अगर ये कहा जाए तो सही है। ये प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, तो अग्रणी नहीं है, ये गलत है। अग्रणी कौन सा प्रदेश है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चावल के उत्पादन में कौन सा प्रदेश अग्रणी है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। हरित क्रांति से आपसे पूछा गया प्रश्न है कि अभिप्राय क्या है इसका, तो उच्च उत्पादन और वैरायटी प्रोग्राम, ये इसका अभिप्राय है। इसमें क्या किया गया था, उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई, इन सुविधाओं का विकास किया गया था जिससे कि ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सी थी, तो गेहूं थी, और गेहूं में भी मैक्सिकन गेहूं यानी मैक्सिको से आई थी, वहाँ की प्रजाति थी। भारत में राज्यों में से किसने हरित कृषि प्रारंभ की, तो पंजाब से ये प्रारंभ हुई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी इसमें था, हरियाणा भी था, प्रारंभ पंजाब से हुई थी। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है, तो इंद्रधनुषीय क्रांति हरित क्रांति, श्वेत क्रांति एवं नीली क्रांति, इनको मिलाकर इंद्रधनुषीय क्रांति कहा जाता है। फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है उपयोग उर्वरक की मात्रा में बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा एवं नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। तो इस तरह से नत्रजन यानी नाइट्रोजन जो होती है उसके उपयोग क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है, सही बात है, और उसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं कुपोषण है, ये भी सही है, और व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए कहा जाता है। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, ये अगला प्रश्न है, तो ये कटक में स्थित है। कटक कहाँ है, कमेंट बॉक्स में आप टाइप करेंगे। रबी फसल की बुआई कब होती है, तो अक्टूबर नवंबर महीने में होती है। और खरीफ फसल की कब होती है, आपको बताना है। कौन सी रबी की फसल नहीं है, कई विकल्प दिए रहेंगे, तो भिंडी रबी की फसल नहीं है।
सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 to 7 के बीच में ये होना चाहिए। सामान्य फसलें तब अच्छे से उगेंगी। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो कौशल मूंगफली की उन्नति प्रजाति है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 ये मक्का की उन्नत प्रजाति हैं, आनुवंशिक परिवर्तित फसलें हैं ये। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसकी? धान की। पूसा सुगंधा अगर आपसे पूछा जाए 5 तो ये धान की है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय विभिन्न मौसमों पर 2 फसलों का उगाया जाना है। युग्म जहां पर आएगा तो 2 की बात हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं सिक्किम में किस एक को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है? तो कृषि भूमि का प्रतिशत अगर देखें तो सिक्किम को छोड़कर और सब जगह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अधिक है। धारणीय कृषि का क्या अर्थ है? भूमि का इस प्रकार उपयोग करना कि उसकी गुणवत्ता भविष्य के लिए भी, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बनी रहे। किस वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? जितना लक्ष्य रखा गया उससे ऋणात्मक रही है। लक्ष्य क्या मतलब जो पिछली बार था उससे कम हुई, ये बात है। तो 2004-05 में, 9-10 में और 12-13 में ऐसा हुआ। इधर तो ज़्यादा ही रही है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर में है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड परिषद की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1984 में हुई थी। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग जो भारत की हरित क्रांति के जनक हैं माने जाते हैं, किस देश के थे? तो ये इनका देश पूछा जाए तो ये अमेरिका से थे, यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से ये थे। आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में ठेकेदारी कृषि लागू करने वाला अग्रणी राज्य पंजाब है, ये ध्यान रखिएगा, पंजाब। और मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों के लिए है? तो मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त गेहूं है। गेहूं, चावल, चीनी एवं दालों में सामान्यतः किसका भारत से निर्यात नहीं होता है? तो दालों का निर्यात नहीं होता है, पहले भी अभी हम प्रश्न देख चुके हैं। ट्रिटिकेल 2 के बीच का संकर है, किसके किसके? तो गेहूं और राई के बीच का संकर है। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है अस्थायकत्वहीन, इसका अर्थ क्या होता है? अस्थायकत्वहीन, बताइए इसका अर्थ। अगर आप नहीं बता पाएंगे तब मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं होने वाला है। ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट एवं रस्ट कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो इसमें जो रस्ट है वो गेहूं की फसल का रोग है, ठीक है ना। ब्लास्ट, टिक्का और डस्ट ये आप लोग बताइएगा कि इसके रोग हैं, कमेंट बॉक्स में ऐसे लिखिएगा, ब्लास्ट फला फसल, टिक्का ऐसे डस्ट। कल्याण सोना एक किस्म है, किसकी? गेहूं की किस्म है कल्याण सोना। भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। मसूर, अलसी, सरसों एवं सोयाबीन में कौन सी एक खरीफ फसल है? तो ये सोयाबीन जो है ये खरीफ फसल है। राज्यों का चावल उत्पादन में अगर हम क्रम देखें, आप किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? कई योजनाएं रही हैं जिनमें ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया गया है। इस प्रश्न में जो विकल्प दिया था उसमें ये तीसरी योजना थी। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि किन किन योजनाओं में ऋणात्मक विकास दर रही है कृषि में। तो ये चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, जिससे और लोगों की भी तैयारी हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन करना। द्वितीय हरित क्रांति के जो लक्ष्य हैं उनको आप कहीं से पढ़ लीजिए, अगर आपको नहीं मिलेंगे तो आप बताइएगा, हम कमेंट बॉक्स में पिन पोस्ट में बता देंगे। वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा कितनी है? तो ये 25 लाख रुपए तक। निम्न कथन से हम क्या समझते हैं? भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा प्राप्त नहीं की है। इसका मतलब है खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। यानी कि हमारे पास है, अनाज है हमारे पास, लेकिन दूसरे लोग, सारे लोगों के पास ये पहुंच नहीं पा रहा है, सबके पास ये समान रूप से वितरित नहीं हो पा रहा है, आवश्यकता उनकी नहीं पूरी हो पा रही है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1965 में की गई थी। पूछे हुए प्रश्न हैं तो सारे की सारे इंपॉर्टेंट हैं। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है उसे क्या कहते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य हम तैयार भी करेंगे, जैसे रबी और खरीफ का अलग अलग रहता है ये, तो उसको हम तैयार करेंगे।
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के नए कृषि पैकेज में प्रावधान नहीं है। तो ये उस समय का तत्कालिक करंट का क्वेश्चन है, ऋण भुगतान में माफी। और ऐसे प्रश्न अगर इस समय के बजट से पूछे जाएंगे या कुछ योजनाओं से तो आप कर लेंगे। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना NATP, नेशनल एग्रीकल्चर है ना टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वो कौन है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा प्रायोजित होता है। विटिकल्चर किसे कहते हैं? तो अंगूर के उत्पादन को विटिकल्चर कहते हैं। अंगूर के उत्पादन को विटिकल्चर कहते हैं। एक प्रश्न और मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ, वो है कि मछली के उत्पादन से संबंधित जो मछली की खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? कृषि करने की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, तो जैविक खेती है। जैविक खेती से पर्यावरणीय नुकसान कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, और फायदे भी होते हैं। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है, ये कथन है। अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है। जब कथन कारण के प्रश्नों को आप देखें तो कथन को पढ़िए, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई, क्या ये सही है? अगर ये सही है तो इसको कह दीजिए ठीक है, हाँ टिक कर लीजिए आप इसको। फिर दूसरे स्टेटमेंट को आप पढ़िए कि अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता। दूसरा कथन सही है या गलत है? हाँ सही है। अब आपको देखना है कि क्या दूसरा कथन पहले की व्याख्या कर रहा है। तो यहां पर इस हिसाब से हाँ अब नहीं करता आयात, यानी कि आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई, इसलिए तो नहीं करता। इसलिए यहां पर कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही हो जाएगी। ऐसे इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। नेफेड इस किससे संबंधित है? कृषि विपणन से। नेफेड का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP का उद्देश्य क्या है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है उसका उद्देश्य है कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण करना, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चित करना, लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाना और उनके हितों की रक्षा करना। खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति कौन देता है? तो यही कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसको संस्तुति प्रदान करता है। UPSC में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है नाबार्ड। नाबार्ड शीर्ष संस्था है। नाबार्ड में एक परिवर्तन हुआ है, इसकी पूंजी को कुछ बढ़ाया गया है। मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आपको बताना है कि कितनी थी और कितनी कर दी गई है, कितनी बढ़ाई गई है। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान करीब 20%, आर्थिक समीक्षा 13-14 के अनुसार यहाँ पर दिया हुआ है। और 2004-05 में 19%, 13-14 में 13.9% ये कह रहे हैं। तो ये आंकड़े कुछ अपडेट करके ही आपको देखने चाहिए, यहाँ से इसको बहुत मत मानिएगा। करंट अफेयर में आप देख लीजिएगा। भारत कथनों में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? भारतवर्ष में फसल बीमा 1985 में प्रारंभ हुई, ये सही है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है, कई बार पूछा गया है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया, ये भी सही है। नीली क्रांति का संबंध सरसों उत्पादन से यहां पर दे रहा है, जबकि नीली क्रांति किससे संबंधित है आपको बताना है। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल या थ्रस्ट से, तो ये सही है। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? तो 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है पेंशन तथा बीमा लाभ। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली, तो ये पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय भारत का पहला है। इसके बारे में हमने बात भी की थी, कब स्थापित हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में हरित क्रांति जब प्रारंभ हुई तो उससे संबंधित थे इंदिरा गांधी, MS स्वामीनाथन, C सुब्रमण्यम। इंदिरा गांधी उस समय PM थी, MS स्वामीनाथन मुख्य कर्ता धर्ता इसके कृषि वैज्ञानिक, और C सुब्रमण्यम भी उस समय थे। मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है ये क्या इनका रोल था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। इस परियोजना में निहित उपादान का भार कम हो सके, यही उद्देश्य है। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित हुए जो राज्य हैं, इस पर चर्चा हमने की थी। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, जो पश्चिमी UP है वो। आगे हम बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित हैं? तो गेहूं है, चावल है, दालें हैं। ये जो प्रश्न पूछा गया है तो ये विकल्प सही था उसमें।
भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है सहकारी कृषि, क्योंकि सहकारी कृषि तो निम्न उत्पादकता से इससे कोई संबंध नहीं है। निम्न उत्पादकता क्यों होती है? अगर सिंचाई की सुविधा कम होगी, उन्नत बीजों की सुविधा नहीं होगी, उर्वरक कम उपयोग किया जाएगा, तो निम्न उत्पादकता होगी। भूमि पर भी डिपेंड करता है कैसी भूमि है। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है कॉफी और चाय उत्पादकों के लिए। उस समय ये लिया गया था, करंट का प्रश्न था। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके किनमें योगदान से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आय तथा रोजगार में, औद्योगिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, खाद्यान्न आपूर्ति में। अगर खेती नहीं होगी तो खाद्यान्न कहाँ से आएगा? तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में रॉ मटेरियल भी तो हमको मिलता है ना इससे, कि अगर आलू नहीं होगा तो चिप्स कैसे बनेंगे, ऐसे ब्रेड कैसे बनेगी अगर गेहूं का उत्पादन नहीं होगा? आप समझ सकते हैं। गेहूं, चावल, दलहन और मोटा अनाज में से कौन सा एक फसल NFSM यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? तो ये मोटा अनाज सम्मिलित नहीं था, प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। भारत की फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसकी शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो ये गन्ना, गन्ना जो है ये है। अच्छा बताइएगा, क्या NFSM मैंने बोला कि ये सम्मिलित नहीं था, क्या इस समय मोटा अनाज सम्मिलित है? सोच के बताइएगा, मैं कोई आंसर नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? तो ये मूंग और उड़द सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। हमारे यहाँ जीवन निर्वाह धीरे धीरे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जीविकोपार्जन का साधन ही समझी जाती है। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए। सही है तीनों चीज़ें। केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना एवं विदर्भ में दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र कौन सा है इनमें? तो ये तमिलनाडु तट, आप याद रखिएगा, तमिलनाडु तट उच्च कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च कहाँ पर अवस्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। इस पे एक वीडियो आपको मैं, जितने भी संस्थान हैं प्रमुख, जो भी 20, 25, 30 हैं, उन पे मैटर मैंने बनाया है, एक वीडियो मैं उस पर आपको दे दूंगा, जिससे कि वो संस्थान आपके तैयार हो जाएंगे और उन्हीं से प्रश्न लगभग कवर हो जाएंगे आपके 90%। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? हो चुका है प्रश्न, 1985, अभी इसी में हुआ था एक स्टेटमेंट के तहत। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? तो ये 1999 में लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू हुई? 1992 में। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किसमें नियोजित हैं? तो कृषि क्षेत्र में, यानी कि कर्मचारी ये सरकारी नौकरी वाले मत समझिएगा आप, खेती में काम करने वाले लोग हैं। किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया? तो 2004-05 में ऐसा किया गया था। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? वही प्रश्न है, मोटे अनाज, दलहन, गेहूं और चावल। बताना है आपको कि मोटा अनाज अभी है कि नहीं है। सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? अति अल्पकालीन। कई प्रश्न इसमें 2-3 रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, रिपीट हो गए तो तैयार हो गए, छूटे ना, हमको ध्यान ये रखना है। अगर प्रश्न छूटते हैं तो समस्या होती है, ठीक है ना। तैयारी करते रहिए। मित्रों, कृषि के अंतर्गत कुछ संस्थान पूछे जाते हैं उनके स्थान के साथ, कभी सुमेलित करने का प्रश्न बनता है, कभी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित संस्थान कहाँ पर स्थित है। उनको कवर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों की लिस्ट यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई छोटी से छोटी परीक्षा हो या बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं ओम प्रकाश पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? मनीला में। और मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं शोध केंद्र ये कहाँ है? मैक्सिको सिटी में। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं शोध केंद्र मैक्सिको सिटी में है। जो हमारे यहाँ हरित क्रांति के समय उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ था गेहूं का, वो मैक्सिको से ही आया था। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि केंद्र ये कोलंबिया में है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं। आलू शोध केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये लीमा में है, पेरू में। पेरू कहाँ, लीमा कहाँ है? पेरू में। अंतर्राष्ट्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र ये एलेप्पी में है।
और ये LFP कहाँ है? सीरिया में। एशियन सब्जी अनुसंधान केंद्र, एशियन सब्जी अनुसंधान केंद्र ये ताइवान में है। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान ये कहाँ है? जिनेवा में है। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में है इसका मुख्यालय। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र ये बैरकपुर में है, और बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र ये मैसूर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये राजमुंदरी में है। राजमुंदरी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही हम बात करें तो राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोट्टायम में। और कोट्टायम कहाँ है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं कुछ प्रश्न इसलिए कर लेता हूँ कि आप लोग ठीक है जानते रहते हैं, लेकिन जब प्रश्न हो जाते हैं तो कई बार आप उसको टाइप करते हैं, कई लोगों को नहीं पता रहता है, उनको भी इसका लाभ मिल जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर में है। चिकमंगलूर भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कहाँ है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, जब आपसे अनुसंधान केंद्र पूछा जाएगा तब तो वो लखनऊ में होगा, अनुसंधान से याद रखिए। और जब गन्ना का प्रजनन संस्थान पूछा जाएगा, प्रजनन याद रखिएगा, ये कोयम्बटूर में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र ये करनाल में है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र ये देहरादून में है। और राष्ट्रीय वन अनुसंधान ये भी केंद्र जो है ये देहरादून में है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र ये जोरहाट में है। जोरहाट कहाँ है? असम में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कटक में है, और कटक उड़ीसा में है। कई बार पिछली बार मैंने एक प्रश्न यही डिस्कस किया था, कृषि के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न जो था, तो उसमें मैंने पूछा कटक कहाँ है, तो गलत लोगों ने बता दिया था इसको उड़ीसा। एक लोग ने किसी ने गलत बताया था, तो इसको उड़ीसा आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र ये कहाँ है? पूना में है। पूना कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब पढ़ते रहा करिए उसी समय इसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया कीजिए। और कई बार मतलब ऐसा होता है कि हम अलसा जाते हैं, अलसाइए मत। जितना ज़्यादा आप ये सब करेंगे ना उतनी अच्छी तैयारी आपकी होगी। अंतर्राष्ट्रीय मछली पालन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? मनीला में है। और मनीला कहाँ है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र मैक्सिको सिटी में है। ऐसे ही गेहूं का भी हमने पढ़ा था, वो भी मैक्सिको सिटी में ही था। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र ये भी नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरनगर में है, पूछा जा चुका है प्रश्न। राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में है। त्रिची आपको बताना है कि त्रिची कहाँ है, किस प्रदेश में है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र ये अजमेर में है, अजमेर राजस्थान में है। आप सोचेंगे सरल वाला मैं बता दे रहा हूँ, कठिन वाला पूछ रहा हूँ। कठिन ही तो पूछने की ज़रूरत है, जिससे कि आप लोग बाई द वे नहीं पता होगा, खोजेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर में है। सोलापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है, पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है। राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान केंद्र ये गुवाहाटी में है। गुवाहाटी कहाँ है? चलिए एक सरल प्रश्न मैंने पूछ लिया, इसको बताइएगा। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में है। रिपीट हो रहा है, पहले भी मैंने टाइप कर दिया था, कोई छूटे ना, रिपीट तो 3 बार हो जाएगा तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में, सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजामुंदरी, राजामुंदरी बताइएगा आप लोग कहाँ हैं कमेंट बॉक्स में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान अभी हो चुका है, लखनऊ में है। और जरा फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रजनन वाला जब पूछा जाएगा, देखिए ये भी लिखा हुआ है, दोनों रिपीट हो गए। केंद्रीय कपास संस्थान नागपुर में। केंद्रीय जूट एवं संबद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, ये भी हो चुका है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये बैंगलोर में है, बंगलुरु जिसे कहते हैं, बंगलुरु।
केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, उपोष्ण जब पूछा जाएगा तो लखनऊ होगा, और जब शीतोष्ण पूछा जाएगा, शीतोष्ण थोड़ा उत्तर में आप जाएंगे तभी तो शीतोष्ण आएगी, तो उत्तर वाला यानी शीतोष्ण वाला श्रीनगर में है, श्रीनगर उत्तर में है, सबसे उत्तर में है भारत में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। शिमला कहाँ है? मतलब शिमला की एक कुफरी में है, और शिमला तो हिमाचल प्रदेश में है। और केंद्रीय रोपण फसलें अनुसंधान संस्थान ये कासरगोड में है। कासरगोड, कासरगोड कहाँ है बता दीजिएगा। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। पशुपालन एवं डेयरी विकास में अगर हम सबसे पहले देखें जो प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, तो उसमें हमको ये मिलेगा कि ये राज्य का विषय है। ये क्या है? राज्य का विषय है, और ये राज्य की द्वितीयक महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है, द्वितीयक स्रोत है। अधिकांश दूध उत्पादन छोटे सीमांत किसानों के और भूमिहीन मजदूरों के द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सूखा, अकाल तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं की और विभीषिकाओं में पशुधन सर्वोत्तम बीमा है। अगर आपसे कहा जाए कि ऐसी जब स्थितियां आती हैं, सूखा पड़ता है या अकाल पड़ता है, तो क्या ये सर्वोत्तम बीमा है? तो हाँ आप कहिएगा। और भारत के पास पशुधन तथा कुक्कुट के विशाल संसाधन हैं। संसार में भारत का अगर हम स्थान देखें तो भैंसों में, देखिए यहीं से प्रश्न सब बनने स्टार्ट हो जाएंगे। भैंसों में प्रथम स्थान है, और भैंसों की कुल संख्या जितनी भी विश्व में है उसका 57% भारत के पास है। बकरियों में दूसरा स्थान है, यानी कि कुल संख्या का बकरियां जितनी हैं उसमें द्वितीय स्थान भारत का है। जितनी भी संसार में बकरियां हैं तो दूसरा पोजीशन भारत का है। भेड़ों में तीसरा स्थान है, बतख में चौथा स्थान है, मुर्गियों में पांचवा है, और ऊंट में छठा स्थान है। यानी कि विश्व के जितने ऊंट हैं उसमें भारत में जो ऊंट पाए जाते हैं, भारत का छठा स्थान है। 2013-14 के अनुसार हम देखें तो सर्वाधिक ताजे जल की मछलियां कहाँ पाई जाती हैं? ये आंध्र प्रदेश के में पाई जाती हैं, और समुद्री मछलियां गुजरात में पाई जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक भी आपको गलत नहीं करना है। भारत सरकार मत्स्य तथा डेयरी विकास विभाग जो है 12-13 के आंकड़े अगर हम देखें जो 13-14 में जारी हुए थे, तो उसके अनुसार जो लेटेस्ट आंकड़ा है यही है। उसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल, फिर तमिलनाडु, ये मछलियों का उत्पादन है सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में, फिर गुजरात में, फिर केरल में, फिर तमिलनाडु में। मत्स्य उद्योग के लिए भारत में जो एजेंसियां हैं, बंगलौर में, कोचीन में है। समेकित मत्स्य क्षेत्र परियोजना कोचीन में चलती है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। ऐसे मुंबई में, ये सब महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय मत्स्य क्षेत्र विकास बोर्ड NFDB, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो ये हैदराबाद में है। खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय का उद्देश्य क्या है? ये हम देख लें पॉइंट टू पॉइंट में। तो इसमें है टू द पॉइंट, अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना, किसानों को आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के लाभ उठाने के योग्य बनाना, निर्यात के लिए अधिक उत्पादन करना। मत्स्य क्षेत्र में विकास का मूल उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर भी है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ही केवल करेगी, मैंने पहले ही बताया है कि ये राज्य सरकार का विषय है। आर्थिक सर्वेक्षण 14-15 में जीडीपी में मत्स्य उत्पादन का हिस्सा 1% लगभग था। आज भी थोड़ा बहुत घटा बढ़ा होगा, मोटा मोटी आप ये याद रखिएगा। और कृषि का में देखा जाए तो कृषि में 4.75% ये एग्रीकल्चर के अंतर्गत मत्स्य का था। देश में सहकारी आधार पर स्थापित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो गुजरात में है, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो ये है NDDB, तो ये अधिनियम 1987 के अधीन संसद द्वारा सांविधिक निगमित निकाय है। क्या है? सांविधिक निगमित निकाय है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद एक निगमित निकाय है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसकी स्थापना भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 के अंतर्गत की गई थी। ऊन के लिए प्रसिद्ध क्या है? अंगोरा बकरी। बकरी की उन्नत नस्लों की अगर हम बात करें तो जमुनापारी, अलवरी, नूबियन और शानेन, ये सब बकरियों की नस्ल है। आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी बकरियों की नस्ल नहीं है, या उन्नत नस्ल कौन सी है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। भारत में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में भेड़ पालन किया जाता है, ये भी प्रश्न बन सकता है। भेड़ की मुख्य नस्लें अगर हम देखें तो लोही है, बीकानेरी है, मारवाड़ी है, काठियावाड़ी है ना, ऐसे गद्दी है, बकरवाल है, बेल्लारी है। प्रश्न पूछा जाएगा ये किस चीज की नस्ल है, तो आपको ध्यान में रखना है जमुनापारी नस्ल की जो बकरी है भारत में सर्वाधिक दूध देती है,
और राजस्थान में सबसे अच्छी नस्ल की गाय भी पाई जाती है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में पाई जाती है। नस्ल अगर हम गायों का देखें तो थापरकर, राठी, साहीवाल, कंकोज, गिर, लाल, सिंधी, हरियाणवी, नागौरी, मेवाती और मालवी, ये सब गायों की नस्ल हैं। पश्चिमी सीमावर्ती राजस्थान जिलों में जैसे जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के पश्चिमी भाग में थापरकर नस्ल की गाय पाई जाती है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि थापरकर नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में शाहीवाल गाय सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता इनमें होती है। हमारे यहाँ भी शाहीवाल गाय बहुत लोग पालते हैं। और गंगा तीरी यूपी में मुख्यतः पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उत्पादन क्षमता काफी कम होती है जो गंगा तीरी है, कहने का मतलब ये दूध कम देती है। हरियाणा और थारपरकर मुख्यतः दुकाजी, भारवाहक और दूध दोनों इनसे मिलता है, तो इनको दुकाजी नस्ल कहते हैं। यानी कि इनसे भारवाहन भी कर सकते हैं और साथ में दूध के लिए भी इनको पाला जाता है। दुग्ध उत्पाद में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, ये क्रम है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात और फिर पंजाब, है ना। ओरा गुप्त ऐसे याद कर लीजिए, ओरा गुप्त। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से था, आपको पता है। इसके जनक कौन थे? ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। और राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ है? ये करनाल में है। करनाल कहाँ है? हरियाणा में है। करिश्मा क्या है? ये क्लोन भैंस से जन्मी कटड़ी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न शायद पूछा गया है। 27 दिसंबर 2014 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई करनाल में इसका जन्म हुआ था। क्लोन भैंस गरिमा देखें तो ये गरिमा सेकेंड, ये मादा बच्चे का जन्म हुआ था और इसका नाम करिश्मा रखा गया मादा बच्चे का। और उसके बाद में करिश्मा सेकेंड ने 25 जनवरी 2013 को महिमा नाम की कटरी को जन्म दिया और ये विश्व में क्लोन भैंस से उत्पन्न पहली कटरी थी। कटरी यानी कि उसका जो बच्चा होता है भैंस का। तो ये गरिमा, महिमा, करिश्मा, ये इतने बढ़िया बढ़िया नाम है, सब भैंसों के नाम है। कर्ण कीर्ति ज्यादा दूध देने वाली एक अच्छी नस्ल की भैंस है, तो कर्ण कीर्ति आपको ध्यान में रखना है, हर हाल में भूलना नहीं है। केंद्रीय झुंड पंजीकरण योजना के उद्देश्य क्या थे? तो इसके उद्देश्य या कार्य देखें तो मवेशियों और भैंसों के श्रेष्ठ जनन द्रव्य यानी कि जो जर्म प्लाज्म होता है, सीमेन की पहचान और पता लगाना, बेहतर जनन द्रव्य की खोज करना, उसके स्टॉक का प्रचार करना, स्टॉक रखना, उसके क्रय विक्रय के नियम बनाना, प्रजनन की आपूर्ति के लिए बेहतर किस्म के साँडों की आपूर्ति करना, है ना। अभी तक 4 प्रजनन क्षेत्र हैं केंद्रीय झुंड पंजीकरण इकाई में। इसमें एक रोहतक है, अहमदाबाद है और ओंगोल है और अजमेर है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और देश में 7 केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म है। यूपी में देखें तो अंदेश नगर में है, अंदेश नगर यूपी में है। हैसरघट्टा बंगलुरु में है। कृत्रिम गर्भधारण और देसी विदेशी नस्ल के वीर हिमशीतित यानी कि उनको फ्रीज करके रखा जाता है, ये तैयार कर रहा है हैसरघट्टा। हैसरघट्टा में जो केंद्र है। यूपी में पशुपालन विभाग की पृथक रूप से 1944 में स्थापना हुई थी। यूपी पीसीएस देने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि जो यूपी पीएससी से कंडक्ट हो रहा है। पशुधन विकास के 4 प्रमुख आयाम हम देखें तो उन्नत पशु प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, पशु प्रबंधन, पशु पोषण, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लक्ष्य हैं, 4 आयाम हैं। आगे हम बात करें तो मांस उत्पादन की बात कर लें, 2012-13 का आंकड़ा है, प्रथम स्थान में यूपी था, अभी भी यही होगा। पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक में गोरखपुर, मुजफ्फरपुर और लखनऊ में ये 3 कार्यरत हैं। गोरखपुर में, मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ में, मुजफ्फरनगर और लखनऊ। और राष्ट्रीय कृषि आयोग के आधार पर प्रत्येक 5000 पशुओं पर एक पशु चिकित्सालय होना चाहिए। 2500 पशुओं पर एक पशु सेवा केंद्र की स्थापना की जानी है। ये राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार ये व्यवस्था बनाई गई है। सर्वप्रथम वर्ष 1917 में कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद बनाई गई थी। इलाहाबाद में जो कटरा है ना, कटरा इलाहाबाद की जान है। और इलाहाबाद में देश का प्रथम यानी 1938 प्रथम दुग्ध संघ स्थापित किया गया था 1938 में, लखनऊ दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड। तो यूपी स्पेशल करके ये इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। 1970-71 में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट योजना प्रदेश के 8 जनपदों में लागू की गई थी, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। 82-83 में ऑपरेशन फ्लड सेकेंड योजना लागू की गई, 96-97 में थर्ड। इस योजना का जो उद्देश्य था 30 जनपदों का चयन कर 30 दुग्ध संघों का गठन करके ऑपरेशन फ्लड योजना को क्रियान्वित करना, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें कामधेनु डेयरी योजना के बारे में, प्रश्न पूछा जा सकता है। यूपी में फर्स्ट, देश में प्रथम स्थान है। इसके अंतर्गत ब्याज मुक्त कामधेनु इकाइयां स्थापित होंगी और इस योजना के अंतर्गत पशुधन का क्रय प्रदेश से बाहर किया जा सकेगा। ये क्रय नहीं, ये क्रय होना चाहिए।
और प्रदेश में जो ये क्रय करके आएगा, इस योजना के अंतर्गत 425 कामधेनु डेयरी इकाइयों की स्थापना लक्ष्य इसका रखा गया था, 31 मार्च 2015 तक करना था। कामधेनु योजना का जो उद्देश्य है, प्रदेश में उच्च उत्पादन क्षमता के पशुओं की उपलब्धता एवं उत्पादन सुनिश्चित करना, प्रदेश में उच्च उत्पादक दुधारू पशुओं के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को निर्मित करना, पशुपालकों को भविष्य में उच्च गुणवत्ता के पशुओं की प्रदेश में ही उपलब्धता सुनिश्चित करना। जो भी पॉजिटिव चीजें होती हैं, योजनाओं का लक्ष्य लगभग वही रहता है। अगर आपको सारी चीजें पॉजिटिव लग रही हैं तो आप सारों सबको टिक करिए। अब कोई उटपटांग चीज ना लगे, पता चला वो कृषि के अंतर्गत की चीज है, ठीक है, लेकिन उसका पशुपालन से संबंध ही नहीं, उसमें टिक कर दिया आपने तो गलत हो जाएगा। कॉमन सेंस बहुत जरूरी होता है। इस योजना के अंतर्गत जो कामधेनु योजना है, सिर्फ दुधारू गायों में संकर जर्सी, संकर एचएफ अथवा साहीवाल गाय तथा भैंसों के मात्र मुर्रा प्रजाति की भैंसी होंगी। तो ये ध्यान रखना है, साहीवाल गाय, मुर्रा प्रजाति, संकर जर्सी और संकर एचएफ, है ना, तो ये होंगी इसमें। पशुपालक अपनी यूनिट में पशुओं की संख्या एवं प्रकार का निर्धारण स्वयं कर सकेंगे, यह प्रावधान है। अगर आपसे कहा जाए नहीं कोई दूसरा करेगा तो गलत है, किंतु यूनिट में गोवंश एक ही प्रजाति का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कई प्रजातियों का एक में रख दिया जाए। लाभार्थी के पास आवश्यक भूमि के अतिरिक्त कम से कम 2 एकड़ भूमि होना आवश्यक है और इसका 25% यानी 30 लाख स्वयं वहन करना होगा मार्जिन मनी के रूप में। 75% जो है राशि बैंक ऋण के माध्यम से लाभार्थी को उपलब्ध कराई जाएगी। तो ऐसी ही बहुत सारी योजनाओं में होता है। प्रदेश में 10.5% गोवंश है और 27% महिष वंश है। महिष वंश क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिनी कामधेनु डेयरी योजना के बारे में बात करें तो उच्च गुणवत्ता पशुओं की 50 दुधारू डेयरी यूनिट स्थापित करने की इसके अंतर्गत योजना, और इसके अंतर्गत 2500 मिनी कामधेनु डेयरी इकाइयों की स्थापना का 31 मार्च 2015 तक लक्ष्य रखा गया था। और कामधेनु में 425 डेयरी थी, याद रखना है इसको, ये मिनी में 2500 हो जाएगा। और 25% स्वयं राशि और 75% बैंक लोन, वही जो योजना थी, 12% ब्याज दर पर ये मिलेगा। आगे हम बात कर रहे हैं पशुधन बीमा योजना। पशुधन बीमा योजना जो है ये 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित है, यानी 100% केंद्र ही करेगा। देश के 100 चुने हुए जिलों में यह कार्य करेगा। योजना के अंतर्गत अधिकतम वर्तमान बाजार मूल्य पर बीमा किया जाएगा और बीमे के प्रीमियम में केंद्र सरकार 50% और स्वयं 50% वहन करना होगा, यानी कि जो भी बीमे का प्रीमियम होगा उसमें 50% केंद्र सरकार दे देगी और 50% जो पालेगा वो करेगा। ये योजना गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में अपने अपने राज्य के पशुधन विकास बोर्ड के द्वारा जारी की जाएगी, लागू की जाएगी। तो गोवा याद रखना, वहां पे नहीं है। गहन डेयरी विकास कार्यक्रम आईडीडीपी, आईडीडीपी का अंग्रेजी में फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आप लोग आंसर नहीं देंगे, सारे प्रोग्राम बंद, क्योंकि आंसर नहीं देते हैं तो मजा नहीं आता है, मजाक कर रहा हूँ। आईडीडीपी कार्यक्रम 1993-94 में 100% केंद्रीय सहायता से शुरू किया गया। नॉन ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन और विकास योजनाओं के नाम से इसको जाना जाता है। योजना के उद्देश्य हम देखें तो दुधारी पशुओं का विकास करना, तकनीकी निवेश सेवाओं की व्यवस्था करना और जिससे दुग्ध उत्पादन बढ़ सके, संसाधन तथा विपणन को बढ़ावा देना, दुग्ध उत्पादों का लाभ सुनिश्चित करना, रोजगार पैदा करना, सामाजिक आर्थिक पोषण में सुधार करना, ये इसके उद्देश्य थे। कोई भी योजना चलती है तो उसके मैंने बताया ना कि जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं सबसे पहले टारगेटेड वो होंगे, महिलाएं होंगी, दलित होंगे, पिछड़े समुदाय होंगे। तो जो भी आय बढ़ाने का काम होगा ये सब तो ये होता है, निश्चित है, इसमें कॉमन सेंस से आप टिक कर सकते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डेयरी कुक्कुट जोखिम पूंजी निधि की स्थापना की गई थी। नाबार्ड के माध्यम से योजना के जो पात्र हैं, खेतीहर किसान, व्यक्तिगत उद्यमी और असंगठित तथा संगठित क्षेत्र के जो लोग हैं वो योजना के पात्र हैं, दोनों के, तो ये ध्यान रखना है आपको। पशु विज्ञान के बारे में थोड़ी सी बात हम कर लें। पशुपालन के लिए प्राथमिक वाले क्षेत्र जो हैं, भैंस एवं बकरी का जीनोमिक्स, प्रजनन दक्षता एवं भ्रूणीय हानि में सुधार, क्षेत्रीय पशुधन संसाधन में मॉलिक्यूल सिग्नेचर, ये सब करना, पशु स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए स्टेम कोशिका अनुसंधान, ये सब इसी से रिलेटेड है। बायोटेक और नैनो टेक्नोलॉजी के विधि द्वारा विभिन्न रोगों के लिए नैदानिक और बचाव कार्य करना, पशुधन और मुर्गी उत्पादन का जो है ये मूल्य संवर्धन करना, सेल्फ लाइफ बढ़ाना, गुणवत्ता सुधार के लिए प्रौद्योगिकी को विकास और उसमें सुधार करना, ये सब ध्यान रखना है आपको। मोटा मोटी कोई बहुत ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे। भारत का मत्स्य क्षेत्र में कुछ नवीनतम उपलब्धियां रही हैं, जैसे झींगा पालन के लिए कम लागत शून्य जल विनिमय प्रौद्योगिकी का विकास किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है।
खारा जल में एशियन सीवाश हेतु बीज उत्पादन और संवर्धन प्रौद्योगिकी। भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर सीवाश और लोबस्टर के उत्पादन के लिए खुला समुद्री बाड़ा तकनीक का विकास किया गया। समुद्री सजावटी मछलियों का बूड स्टॉक विकास, प्रजनन और लार्वा पालन किया गया। गहरे समुद्री जल में मछली पकड़ने के लिए बड़ी साइज पर्च जाली का विकास किया गया है कि वो समुद्रों में काम कर सके। झींगा में खेत धब्बा रोग जांच की विधि और पीत शीर्ष वायरस की, ये सब उससे रिलेटेड है, मत्स्य की जांच की तकनीक विकसित की गई है। और समुद्री सजावटी मछलियों के लिए देसी आहार वरुणा का विकास किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरुणा, वरुणा ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये सजावटी मछलियों के लिए जो आहार दिया जाता है ना, लोग घर में पाले रहते हैं, जिसमें मछली पाली जाती है, उसे क्या कहते हैं? टाइप करके बताइएगा। मजेदार प्रश्न है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्थानिक और ऊंचाई विशेष कंपोजिट कार्य पालन प्रौद्योगिकी का विकास। उत्तरी पूर्वी राज्यों में चयनित कार्य पद्धति का प्रयोग किया गया, चाइनीज कार्य पद्धति का। तो ये सारी चीजें आपको उत्तर पूर्वी राज्यों का वहां से मिलता जुलता है, इसलिए ऐसा किया गया है। यहीं पे ये सेगमेंट समाप्त होता है। 2 3 4 प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो आपके सही हो जाएंगे। डेटा जो आपको नया मिलेगा अपडेट कर लीजिएगा। और अगर आप उसमें अपडेट रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हर 6 महीने पे, साल भर पे डेटा है, इसमें 2 2 3 3 साल पे ही डेटा आते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए। एग्रीकल्चर के कुछ प्रश्न अगर हमको और मिल पाएंगे तो हम देख लेंगे, नहीं तो एग्रीकल्चर कंप्लीट हुआ। अब अगले सब्जेक्ट में हम चलेंगे, कुछ साइंस के प्रश्न भी हम डिस्कस करेंगे। साइंस के प्रश्न जो बहुत अच्छे प्रश्न हैं, जिनसे प्रश्न निश्चित तौर पर 1 2 पूछे ही जाते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, जल्दी ही आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर का बहुत अच्छी सीरीज आने वाली है, उसको आप निश्चित फॉलो कीजिएगा। ठीक है, ये सब करते रहिए। थैंक यू।